तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर आरो यारो सीरीज में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे आरो यारो में 2014 में जो क्वेश्चंस आए थे उनको देखेंगे, और इसमें पार्ट फर्स्ट में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 70 तक कवर करेंगे। और ये 2014 का नोटिफिकेशन एग्जाम हुआ था 2015 में। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं, या फिर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। हो सकता है आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको चैनल शो ना करे, प्रॉब्लम आ रही होगी। और इसके अलावा ये हमारा फेसबुक पेज है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि पेपर फर्स्ट में जो है 140 नंबर आते हैं, 140 क्वेश्चन आते हैं। पेपर टू में 60 प्रश्न आते हैं और 60 नंबर के रहते हैं। 2013 के हमने जो है सारे क्वेश्चन जो है कवर कर लिए, जीएस के भी और हिंदी के भी। अब हम लोग कवर करेंगे 2014 को। तो अब पहले क्वेश्चन की बात करें। पहले क्वेश्चन में पूछा है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। यानी ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार जो शुरू हुआ था वो कब जो है राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया था। तो ये हुआ था बंगाल विभाजन के बाद जो है 1905 में। इसमें कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का आयोजन किया गया था। तो 1905 में ही राष्ट्रीय स्तर पर इसको अपनाया गया था कि हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। क्वेश्चन नंबर टू की में से मुझे फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा, लॉर्ड मिंटो द्वारा, लॉर्ड वेलेजली द्वारा। तो आप देखेंगे फूट डालो और राज करो की रणनीति जो है ये अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई थी, और ये जो इसकी नींव रखी थी लॉर्ड कर्जन ने रखी थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को में, मद्रास में, न्यूयॉर्क में, कलकत्ता में। तो इसका जो ये क्वेश्चन पूछा गया है 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा पलट के पूछा गया था कि गदर पार्टी का मुख्यालय इसमें भी लिखा है गदर पार्टी जो स्थापित की गई थी वो कौन से देश में स्थित, मतलब कहाँ स्थापित की गई थी। इसमें क्या पूछा है? मुख्यालय। तो मुख्यालय जो है यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में स्थापित की गई थी। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि 2013 में ये क्वेश्चन आया था एक बार। नंबर फोर में देखेंगे, इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से एक नहीं था। तो गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। तो बताइए कि निम्न में जो कथन दिए गए हैं उसमें से कौन सा ऐसा नेता था जो उग्र राष्ट्रवाद में शामिल नहीं था, यानी उग्रवादी नेता नहीं था, वो उदारवादी नेता था। तो जहां तक बात हुई बिपिन चंद्रपाल, ये भी 2013 में क्वेश्चन आया है। ठीक है, रिपीट हुआ है, ये भी 2013 में एज इट इज रिपीट हुआ है। तो बिपिन चंद्रपाल, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, ये क्या थे? ये सब जो है गरम दल के नेता थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो ये नरम दल के नेता थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें, इससे पूछा इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो आपको पता है कि भारतीय संविधान सभा की जहां तक बात है तो उसके अस्थायी सदस्य यानी टेम्प्रोरी सदस्य जो है 9 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर सच्चिदानंद को बनाया गया था। फिर 11 दिसंबर 1946 को जो है अस्थायी तौर पर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था, और ये भारत के पहले राष्ट्रपति बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था? तो इसमें पूछा है कि स्वतंत्रता के लिए सबसे पहले नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था? 31 दिसंबर 1928, 31 दिसंबर 1930, 31 दिसंबर 1929, 31 दिसंबर 1931। जिसमें स्वतंत्रता के बारे में पूछा है तो आप देखेंगे, तो अगर पूछा गया होता इसमें कि सब पहली बार तिरंगा कब लहराया गया है तो स्वतंत्रता का नवग्रहित ऑप्शन नहीं दिया होता, लेकिन फिर पूछा होगा पहली बार तिरंगा कब लहराया गया। तो पहली बार जो है तिरंगा लहराया गया 7 अगस्त जो है 1906 में कलकत्ता में। ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में पहली बार लहराया गया था। फिर दूसरी बार जो है पेरिस में 1907 में मैडम रीका कामा द्वारा जो है ये लहराया गया था। लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में
ठीक है, 1929 में जो है 31 दिसंबर 1929 को जो है लहराया था। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आजाद भारत में जो है सबसे पहली बार तिरंगा जो है संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को लहराया गया था। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, भूदान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ? तो भूदान आंदोलन का संबंध जो है विनोबा भावे से है। और ये भूदान आंदोलन देखेंगे तो पहली बार जो है विनोबा भावे को जमीन जो है दान में मिली थी। और वो कौन सा राज्य था? जो है तेलंगाना। और इसके पहले क्या था? तेलंगाना तो 14 जो है 2014 में बना। इसके पहले क्या था? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का पोचमपल्ली गांव था। वो 18 अप्रैल 1951 में जो है पहली बार विनोबा भावे को वहां जमीन दान मिली थी। तो भूदान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम जो है आंध्र प्रदेश, उस टाइम के वर्तमान में तेलंगाना का पोचमपल्ली गांव था, वहां पे प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है। वे कौन कौन से अनुच्छेद हैं जिसमें समानता का वर्णन किया गया है? तो समानता के अधिकार देखेंगे 14 से लेकर 18 तक वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें जो है ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमने ले लिखा था, तो 5 हम लोग यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। तो पूछा, निम्न इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। इनका कार्यकाल या जीवन 1825 में पैदा, 1917 में इनकी डेथ हो गई थी। इस प्रकार इसमें ऑप्शन ए जो है, सॉरी, में जो है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें स्वदेशी आंदोलन की बात की गई है। हमने बताया बंगाल विभाजन के विरोध में, तो इसके बारे में डिटेल में दिया गया, इसको आपको पढ़ लेना है। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 1905 में, ठीक है, की गई थी। और विभाजन लागू होने पर बंगाल में वंदे मातरम गीत गाकर व्यापक विरोध किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमर सोनार बंगला की रचना की थी। ठीक है, और इन लोगों ने एकता के प्रतीक के रूप में एक दूसरे को हाथी राखी बांधी थी। ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। इसी के दौरान आप देखेंगे यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है स्वदेशी राष्ट्रीय आंदोलन में कि बाल गंगाधर तिलक का नेतृत्व कहाँ से किए थे? पूना, बॉम्बे से किए थे। स्वदेशी आंदोलन दौरान लाला लाजपत राय और अजीत सिंह का नेतृत्व पंजाब से हुआ था। सैयद हैदर रजा का नेतृत्व दिल्ली में हुआ था। मद्रास से जो है चिदम्बरम पिल्लई का नेतृत्व हुआ था। इससे आपके क्वेश्चन जो है बन सकते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब उग्रवादी और कट्टरवादी राष्ट्रवादियों की बात करें तो इसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, ये कट्टरपंथी या गरम दल नेता के समूह थे। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, ये सब क्या थे? ब्रिटिश के प्रति इनकी जो है झुकाव था। तो ये सब क्या था? ब्रिटिश से जो है अपना विरोध नहीं करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हुआ। बंगाल विभाजन को वापस लेना पड़ा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर गदर पार्टी के बारे में जो क्वेश्चन आया है, तो पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन नाम दिया गया। 15 जुलाई 1913 को इसे स्थापित किया गया था। और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसमें लाला हरदयाल, संत बाबा बशाखा सिंह दहदर, बाबा ज्वाला सिंह, संतोष सिंह, सोहन सिंह भाकना के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में इसमें दिया गया है कि कैसे कब कैबिनेट मिशन की संशोधन 1946 में ये किया गया। ठीक है, इसके बारे में देखिए यहाँ अस्थायी सदस्य के बारे में दिया गया है। ठीक है, फिर अस्थायी सदस्य जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाया गया। और इसमें देखिए, इसमें इससे क्वेश्चन आया है कि प्रांतों, देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया। समानता जो है 10 लाख की जनसंख्या पर एक स्थान दिया गया था। इससे जो है इस बार का क्वेश्चन पूछा गया था। और ये भी पूछा गया, हैदराबाद एक ऐसी रियासत है जिसका प्रतिनिधित्व संविधान में सम्मिलित नहीं हुआ था। तो इससे जो है 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार। ठीक है, तो इसलिए ये चीजें ध्यान रखना है। ध्यान रखिए कि कोई भी चीज आपको दे रहे हैं तो फालतू नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इस एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में ये काम आ सकता है। इसके अलावा देखिए प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे, यहाँ पर दिया गया है। और ये ऑप्शन दिया गया है, इससे भी क्वेश्चन आए हैं कि डीपी खेतान जो है उनकी मृत्यु के बाद किसे सदस्य बनाया गया था प्रारूप समिति? तो टी कृष्णामचारी को। ठीक है, ये सब चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। और एक क्वेश्चन आया था कि मूल संविधान में कुल कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियां थी, ये भी
आपको ध्यान रखना है। इस बार के यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया था इससे, इस बार के यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन आया था कि 26 नवंबर 1949 को भारत संविधान अंगीकृत किया गया था और अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1950 को भारत संविधान लागू किया गया था। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें देखिए, संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां, उनके अध्यक्ष दिए गए हैं, इसको आपको देख लेना है। कि प्रतीक चिन्ह के बारे में दिया गया है। लाहौर सेशन की हमने बात की, लाहौर सेशन के बारे में यहाँ पर दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर देखें 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था और लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 को। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर सत्र में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था। टाइम का ये तिरंगा था और अभी तक देखेंगे तो 6 बार तिरंगा बदला जा चुका है। वर्तमान 1947 के बाद ये तिरंगा जो है अभी तक चल रहा है। ये विनोबा भावे के बारे में फैक्ट दिया गया है, इसको आपको देख लेना है। और मूल अधिकार की जहाँ तक बात की तो भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 12 में देखेंगे तो राज्य की परिभाषा दी गई। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों का अल्पीकरण की बात की गई है। फिर समता की, जहाँ तक समानता के अधिकार की बात है तो अनुच्छेद 14, 15 इन सब चीज़ों में क्या दिया गया है, 16 में क्या दिया गया है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। ठीक है। बहरहाल हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, इसे पूछा है भारत के संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया है। मौलिक अधिकार किससे लिए गए हैं? तो इसमें यूएसए दिया है, आयरलैंड दिया है, कनाडा दिया है, यूएसएसआर दिया है। तो आप देखेंगे फंडामेंटल राइट पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मजबूत कहाँ है? सबसे ज्यादा मजबूत फंडामेंटल राइट आप देखेंगे तो यूएसए में है। वहां पे देखेंगे तो प्रस्तावना, तो वहां से जो लिया गया है भारत के संविधान में, प्रस्तावना हो गया, स्वतंत्र न्यायपालिका हो गया, जुडिशियल रिव्यू सिस्टम हो गया, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाए वो प्रक्रिया हो गई, राष्ट्रपति की कार्यपालिका का प्रमुख होना, ठीक है, उच्च सदन का पदेन जो है सदस्य होना उप प्रधानमंत्री का, तो ये सब जो है कहाँ से लिया गया है? ये यूएसए से लिया गया है, जिसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड से आप देखेंगे डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व और राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राज्यसभा में जो सदस्यों का नामांकन होता है वो सब आयरलैंड से लिया है। कनाडा से क्या लिया है? कनाडा से जो है आप देखेंगे एक मजबूत जो है फेडरल सिस्टम लिया गया है, संसदीय व्यवस्थापिका लिया गया है। ठीक है। यूएसएसआर यानी पूर्व सोवियत संघ से क्या लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटी लिया गया है। ठीक है। प्रियम्बल में आप देखेंगे तो न्यायिक दर्शन लिया गया है। तो ये सब चीजें जो है आयरलैंड, कनाडा, सोवियत जो है संघ से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे किनके बीच संबंधों की पुनरीक्षा के लिए सरकारीय आयोग का गठन किया गया था। यानी किनके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बीच क्या संबंध है के पुनरीक्षण के लिए किस आयोग का गठन, सरकारी आयोग का गठन किसके लिए किया गया था? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बीच, विधायिका कार्यपालिका के बीच, कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच, केंद्र राज्य के बीच। तो आप देखेंगे जो सरकारी आयोग का गठन किया गया था वो जो है केंद्र राज्य के संबंधों के बकर रिव्यू करने के लिए किया गया था। ठीक है। तो इसमें जो है ऑप्शन डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधियों का उल्लेख किया? भाग 10, भाग 11, भाग 14, भाग 15। तो आप देखेंगे सेंट्रल स्टेट रिलेशन देखेंगे तो संविधान के भाग जो है 11 में आर्टिकल जो है 245 से लेकर 263 तक आप देखेंगे तो ये जो है सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में दिया गया है। जहां तक दोस्तों भाग भाग 10 की है तो भाग 10 में आप देखेंगे तो एससी एसटी के बारे में आप जो है दिया गया है, संबंधित है। और भाग 14 की बात करेंगे तो भाग 14 में आप देखेंगे ट्रिब्यूनल के बारे में दिया गया है। और ये ट्रिब्यूनल वाला जो है क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया भाग 14 में, मतलब निम्नलिखित में किसमें ट्रिब्यूनल का प्रावधान किया गया है संविधान में? तो आप ध्यान रखें भाग 14। और ये शायद यूपी पीसीएस जो है यूपी पीसीएस 2019 या 2020 में 20-21 में आया है। ठीक है। ये चीजें भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, कुछ अलग से आपको पूछे नहीं जाएंगे, तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन जो बता रहे हैं उसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है, यदि भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दे दें तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो आप देखेंगे ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कैसे, निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य का नीति निषेध सिद्धांत संविधान के बाद जोड़ा गया? ग्राम पंचायतों का संगठन, गोवध निषेध, मुफ्त कानूनी सलाह,
समान नागरिक संहिता, तो इसमें बताइए कौन सा ऐसा है जो डीपीएसपी सिद्धांत लागू होने के बाद संविधान में जो है बाद में जोड़ा गया। चलिए इसका आंसर दीजिए। फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कीजिए आप। तो इसमें जो सबसे बाद में जोड़ा गया वो था आर्टिकल 39A। 39A क्या है? वो है फ्री लीगल एड, यानी जो है मुफ्त कानूनी सहायता। ठीक है। और जहां तक बात है ग्राम पंचायतों के संगठन की, तो वो है आर्टिकल 40 में, ये मूल जो है डीपीएसपी में था। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस पर बहस चल रही है, आर्टिकल 44। जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करें, सॉरी जुडिशियल एक्टिविज्म, गोवध निषेध, तो गोवध निषेध आप देखेंगे तो ये है आर्टिकल 48 में। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें जो सबसे बाद में जोड़ा गया वो था फ्री लीगल एड, कानून की मुफ्त सहायता, 39A। ठीक है। यानी जो कैपिटल ए लेटर में लिखा जाए वो क्या है, संविधान में बाद में जोड़े गए हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना। अब इसमें देखिए संविधान, विश्व के संविधान से भारत में कौन कौन से किस देश से क्या क्या शामिल किया गया है इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। इसको आपको देख लेना, स्विट्जरलैंड, यूएसए से क्या क्या, यूएसआर, आयरलैंड से क्या दिया गया है, इसको आपको, आपकी जिम्मेदारी है ये सारी चीजें देख लेने की। ठीक है। सेंट्रल स्टेट समितियों पर गठित अन्य समितियों की बात करें, जैसे राजमन्नार समिति किसी संबंधित है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन से आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, ये भी सेंट्रल स्टेट रिलेशन से संबंधित है। एम पुंछी आयोग आप देखेंगे, ये भी सेंट्रल स्टेट रिलेशन संबंधित है। इसके अलावा एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि संविधान में जो है कुल 12 अनुसूचियां हैं। इससे जो है यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आए हैं, एक यानी पूछ लेगा कि कौन सी अनुसूची में क्या दिया गया है। तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों के अधिकार प्राधिकार दायित्व की बात की गई, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की बात, 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोध कानून की बात की, कौन सा आधार होना चाहिए। ठीक है। 3 अनुसूचियों में क्या मूल विषय है वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब संविधान के भाग और उसके अनुच्छेद आप देखें, कौन संविधान में कौन से भाग में क्या कहा गया है। जैसे इस बार क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है अगली बार भी क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आर्टिकल 39A की बात की, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस प्रोवाइड द फ्री लीगल एड टू द पुअर मैन, तो ये जो है जोड़ा गया। आर्टिकल 43A जोड़ा गया, आर्टिकल 48 ए जोड़ा गया। तो ये जो है डीपीएसपी में कौन सा क्या सब्जेक्ट है इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे जो डीपीएसपी यानी राज्य का नीति निदेशक तत्व है, उसमें 3 टाइप के प्रिंसिपल होते हैं, यानी गांधीयन प्रिंसिपल से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल है, यानी गांधीवादी विचारधारा, तो आर्टिकल 40 है। ठीक है। तो विलेज पंचायत संबंधित है, जहाँ पर सेल्फ गवर्नमेंट की बात होती है, तो ये गांधीयन विचारधारा। आर्टिकल 43 जो है ये भी सीधे पूछ लिया जाएगा कि गांधीवादी विचारधारा संबंधित निम्न आर्टिकल में से कौन से हैं। तो आपको ध्यान रखना आर्टिकल 40 जिसमें पंचायत की बात की गई, जिसमें जो है गांधी जी समर्थक थे। आर्टिकल 43 ये क्या कहते थे, ये जो है रूरल एरिया को डेवलपमेंट करना चाहते थे। आर्टिकल 43B प्रमोट करना चाहते थे वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शन, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। आर्टिकल 46 की बात करें तो इसमें प्रमोट किया SC ST को जो है और वीकर सेक्शन को जो है प्रमोट करने की बात किया जाता था। आर्टिकल 47 की जो है ये भी गांधीयन विचारधारा संबंधित, इसमें क्या है, इसमें जो है लीकर कंजम्पशन को जो है बैक जो है बैन करना, ये गांधीवादी विचारधारा है। आर्टिकल 48 इसमें जो है, इसमें काउस हो गया और इन सब जो है स्लेटर हैं इनको जो है बंद करना, यानी उनके वध को रोकना, ये भी गांधीवादी विचारधारा है। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। सोशलिस्ट विचारधारा में आप देखेंगे तो ये सब आर्टिकल है, इसको आपको देख लेना है। सोशलिस्ट विचारधारा के बाद आ जाएगा लिबरल, लिबरल प्रिंसिपल से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल हैं ये भी आपको देख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें देखें भारत में न्यायिक सक्रियता, यानी इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है।
संबंधित है? प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, जनहित याचिका से, न्यायिक पूर्वावलोकन से, न्यायिक स्वतंत्रता से। तो आपको बताना है कि भारत में न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है, यानी कहते हैं इसे PIL। ठीक है, और यह संबंधित है जनहित याचिका से। जनहित याचिका क्या होती है? इसमें नागरिकों के अधिकारों को रक्षा में न्यायपालिका जो सक्रिय भूमिका निभाती है, तो उसे क्या कहते हैं? PIL कहते हैं। ठीक है, तो ये जो न्यायिक सक्रियता संबंधित है वो जनहित याचिका यानी PIL संबंधित है। भारत में इसके जनक कौन है? PN भगवती। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखना है। एक सेकंड। हाँ, तो PN भगवती जो है जनहित याचिका के जनक है। और जनहित याचिका द्वारा क्या करता है? कोई भी कोर्ट हो वो नागरिकों के अधिकारियों की रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखें, इसमें पूछा 2015-16 में संघ सरकार ने बजट में निम्न में से कौन सी पेंशन योजना को पुनः प्रारंभ किया? राम मनोहर लोहिया पेंशन, प्रधानमंत्री पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, निरंतर पेंशन योजना। तो आप देखेंगे कि 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना जो है प्रारंभ की गई नेशनल पेंशन मिशन के तहत। इसमें कई सारी पेंशनों को जो है जोड़ दिया गया है। इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, इसमें 2015-16 में संघ सरकार बजट में बीमा कंपनियों के अंश पूंजी यानी शेयर में FDI, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा बढ़ाकर कर दी है गई है 49%, 81%, 76%, 99%। तो बताना है कि भारत सरकार ने जो है 15-16 के बजट में जो FDI की इन्वेस्टमेंट की सीमा थी वो कितने परसेंट जो है उस टाइम की थी? तो इस टाइम जो है 49% थी। वर्तमान में देखेंगे जो FDI बीमा कंपनियों में सीमा कर दी वो 74% कर दी गई है बीमा संशोधन बिल 2021 के द्वारा। ठीक है, ये चीजें भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है शैडो बैंकिंग या प्रत्याया बैंकिंग क्या है? बैंकों के कार्य को बैंक द्वारा आउटसोर्स करना, बैंकिंग गैर वित्तीय कंपनी संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न कराना, ऑप्शन सी घरेलू बैंकों के विदेशी में गतिविधियां, ऑप्शन डी विदेशी बैंकों द्वारा दूसरे देश के अंदर बैंकिंग क्रियाएं। तो आप देखेंगे जो NBFC होता है जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह हुआ, तो ये सब क्या है? शैडो बैंकिंग है। ये क्या करती हैं? NBFC संस्था वित्तीय और अन्य गतिविधियों को संपन्न कराती है। इसमें जो है आप देखेंगे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये क्या होती है? NBFC कंपनियां या जिसे हम शैडो बैंकिंग कहते हैं, वो कंपनी एक्ट जो है 1956 के तहत जो है रजिस्टर्ड होती हैं। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा है? इसमें पूछा निम्न में कौन सी जो है बहुउद्देशीय संस्थाएं भारत में कार्यरत हैं? ठीक है, यानी मल्टीनेशनल कंपनी कौन कौन सी है इसमें से जो भारत में अभी कार्यरत है? हिंदुस्तान यूनिलीवर, सैमसंग कॉर्पोरेशन, गेस्ट किन एंड विलियम्स फार्मा, LG। तो आप देखेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर कहाँ की कंपनी है? यूनिलीवर जो आप देखेंगे इंग्लैंड की कंपनी है, अभी वर्तमान में कार्यरत है। इसका मुख्यालय अभी देखेंगे तो मुंबई में है। ठीक है, और हिंदुस्तान यूनिलीवर की स्थापना 1933 में की गई थी। जहाँ तक सैमसंग कॉर्पोरेशन की बात है तो ये साउथ कोरिया की कंपनी है और इसकी स्थापना आप देखेंगे 1938 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर देखेंगे कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। गेस्ट किन एंड फार्मा विलियम्स फार्मा देखेंगे तो पहले क्या था? गेस्ट किन विलियम जो है फार्मा नहीं था, वो इंजीनियरिंग कंपनी थी। ये 1920 में स्थापित की गई थी। ठीक है, वेस्ट बंगाल में इसे हेनरी विलियम द्वारा स्थापित किया गया था। LG भी जो है साउथ कोरिया का कंपनी है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ग्रेटर नोएडा में है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में दिया गया है। न्यायिक सक्रियता शब्द 1947 में जो है पहली बार जो है आर्थर श्रेसलिंग जूनियर द्वारा प्रयोग किया गया था। और भारत में न्यायिक सक्रियता की नींव जो है न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति PN भगवती, न्यायमूर्ति OP चिन्नप्पा रेड्डी, न्यायमूर्ति DA देसाई ने रखी थी। ठीक है, इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ फैक्ट हैं, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को किसी कानून की संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति प्राप्त है। यदि ऐसा कानून संविधान के प्रावधानों के साथ असंगत पाया जाता तो अदालत कानून असंवैधानिक घोषित कर सकता है। लेकिन जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वो किसी भी कानून को संवैधानिकता की जांच कर सके। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर पूछा जाए, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म का अभ्यास सबसे पहले किस देश में शुरू हुआ? तो USA में शुरू हुआ। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब
ये कुछ मैंने निर्णय दिए हैं, आपके लिए फालतू लग सकते हैं, क्वेश्चन पूछ लेंगे तो आपके लिए फालतू नहीं लगेंगे। तो इसमें दिया गया है कि न्यायिक सक्रियता के कुछ अन्य मामले, जैसे न्यायिक सक्रियता का मतलब क्या होता है? न्यायिक सक्रियता मतलब होता है कि न्यायालय जो है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए अगर पीआईएल याचिका दायर की गई है तो आगे बढ़कर उसको सुने। तो उससे संबंधित कुछ जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिए हैं। जैसे आप देखेंगे तो AK गोपालन वाद बनाम मद्रास राज्य में जो है सब सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया, इस तर्क को खारिज कर दिया कि व्यक्ति को उसके जीवन या स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए न केवल कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना बल्कि यह भी ऐसी प्रक्रिया निष्पक्ष एवं उचित होनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे निर्णय दिए गए हैं, इससे आपको कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी, इसलिए हमने दिया है। इसके अलावा अटल पेंशन योजना की जहाँ तक बात है तो 2015 में ये लॉन्च किया गया था। इसकी पात्रता 18 से 40 वर्ष होती है। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है, जिसके लिए कोई भी भारतीय नागरिक बचत बैंक खाता, डाकघर में बचत खाता खुलवा सकता है। और गारंटीकृत पेंशन है, एक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु से 1000 से 5000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम गारंटी पेंशन मिलती है। ठीक है, इस प्रकार आप अटल पेंशन योजना को समझ सकते हैं। अब इसमें एनबीएफसी के बारे में दिया गया है, इसको आपको देख लेना है। अब एक चीज इसमें क्या ध्यान रखना है, ठीक है, अगर सपोज आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं या यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं या आरओ का एग्जाम दे रहा है, तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि आपको इकोनॉमिक क्वेश्चन पूछेगा नहीं। कल को पूछ लिया कि जो एनबीएफसी वित्तीय कंपनियां हैं और बैंक वित्तीय कंपनियां हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें क्या अंतर है। तो आप देखेंगे एनबीएफसी ऋण प्रदान करता है, निवेश भी करता है, इस प्रकार उनकी गतिविधियां बैंकों के समान होती है, लेकिन उनके बीच जो है निम्नलिखित अंतर होता है। जैसे एनबीएफसी क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं करता। एनबीएफसी भुगतान निपटान प्रणाली के अंग नहीं है। ठीक है, वह स्वयं क्या करता है, चेक जारी नहीं करता। ठीक है, जैसे आप बात करेंगे पेटीएम, पेटीएम जो है चेक जारी नहीं करता, अकाउंट नहीं खोलता, मतलब डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं करता, सॉरी डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं करता। और उसके अलावा बैंकों की तरह जो है एनबीएफसी जमाकर्ताओं को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी की निक्षेप सुविधा उपलब्ध नहीं होती। यानी जैसे बैंकों में है, आपका पैसा अगर 5 लाख तक है, उनका इंश्योरेंस होता है, ठीक है, उनको गारंटी दी जाती है, लेकिन एनबीएफसी में ऐसी कोई गारंटी सुविधा प्राप्त नहीं होती। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है, इसलिए ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है, भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ रहा है, लगभग स्थिर रहा है, कुछ कम हुआ है, पहले बढ़ा और फिर 1991 बाद घटा। तो आप देखेंगे तो भारत में जनसंख्या डेंसिटी जो है लगातार बढ़ रहा है। 1991 की बात करें दोस्तों, तो 1991 में जो डेंसिटी थी वो आप देखेंगे लगभग 316 जो है, ठीक है, किलोमीटर प्रति स्क्वायर थी। ठीक है, फिर 2001 आया, 2001 में ये डेंसिटी हुई 328, फिर 2011 382। तो इस बार निरंतर जो है बढ़ रही है। इसके अलावा अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा एक दशक भारतीय नियोजन इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाया है। इसका मतलब सबसे पहले आप समझ लीजिए, रोजगार विहीन समृद्धि या वृद्धि का दशक, इसका मतलब होता है कि वस्तुओं और सेवाओं में जो है उत्पादन में, यानी जीडीपी की बात करें, जीडीपी वृद्धि हो रही है लेकिन उसके अनुपात में रोजगार बढ़ नहीं रहा, जैसे अभी चल रहा है वो रोजगार बढ़ नहीं रहा है। तो ऐसा जो है 19 के दशक में आप देखेंगे तो आप देखेंगे जब इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ 1991 में, उसके बाद जो है उसके अंतिम वर्ष में जो है 1991 की बात करें, 1991 से 2000 में, तो उसमें क्या हुआ, जीडीपी तो बढ़ी, जीडीपी तो बढ़ी, लेकिन जो है आप देखेंगे रोजगार जो है उस अनुपात में नहीं बढ़ा, उतार चढ़ाव बना रहा। ठीक है, धीरे धीरे जाते जाते आप देखेंगे 1991 से 2000 के दशक में ये जो है गैप बढ़ गया था। तो यहाँ पर देखिए ये जो है 11th क्लास की एनसीईआरटी की जो है ये बुक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर देखिए 1980, 1985, 1990, 91 और ये जो है 97 से 2000। यहाँ पर देखिए ये जो लाइट जो है ग्रे कलर का, ये जीडीपी का आंकड़ा है। तो आप देखेंगे जीडीपी का जो है आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि गैप क्रिएट ज़्यादा हो गया। ठीक है, जीडीपी और रोजगार के बीच में धीरे धीरे रोजगार कम होता गया। जीडीपी का आंकड़ा 2005-10 में आप देखेंगे और ज़्यादा हो गया, रोजगार जो है माइनस में चला गया। ऐसे ही वर्तमान में आप देखेंगे 2017-18 में आप देखेंगे तो रोजगार जो है नीचे माइनस में गया, जीडीपी बढ़ा, फिर जीडीपी धीरे धीरे उसके अनुपात में रोजगार, फिर आप देखेंगे फिर 2019-20 में थोड़ा सा जो है गैप कम हुआ, और उसके बाद जब 2020-21 आया तो जीडीपी का ग्रोथ भी कम हो गया, रोजगार भी कम हो गया। फिर आप देखेंगे 21-22 में आप देखेंगे तो जीडीपी 8.7% है और रोजगार जो है उस अनुपात में कम है।
इसे ही क्या कहते हैं, रोजगार विहीन समृद्धि कहते हैं। इसको भी आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, तो इसे ही क्या कहते हैं, रोजगार विहीन समृद्धि कहते हैं। इसके ऑप्शन के अनुसार आप देखेंगे 1991 से 2000 के बीच आप इसको सही मान सकते हैं। फिर से पूछा, मेघालय का लोक नृत्य है नाटी, बम्बू नृत्य, लोहो, हानटुम। तो इसमें बताना मेघालय का लोक नृत्य कौन सा है। तो जहां तक दोस्तों बात है मेघालय के लोक नृत्य की, तो उसे क्या कहते हैं, लोहो कहते हैं। नाटी जो है कहाँ का है, हिमाचल का है। बम्बू या बांस का नृत्य आप कहाँ देखेंगे, तो जिसे चेरवा कहते हैं, ये आपको मिलेगा मिजोरम में। ठीक है, इस प्रकार जो है इसमें कौन सा सही हो जाएगा, लोहो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो वर्ष 2014 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनमें से किन को प्रदान किया गया था। गुलजार, प्राण, शशि कपूर, लता मंगेशकर। तो आप देखेंगे कि 2014 में जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, वो दिया गया था गुलजार को। और सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार आप देखेंगे तो सबसे पहला जो पुरस्कार मिला था वो मिला था 1969 में देवकी रानी को। ठीक है, हिंदी सिनेमा से। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में ही शुरुआत हुई थी। और दादा साहब फाल्के द्वारा सबसे पहली मूवी बनाई गई थी हरिश्चंद्र मूवी। ठीक है, वर्तमान में दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो सबसे लेटेस्ट मिला है वो वाहिदा रहमान को मिला है। ठीक है, जिसमें अभी राष्ट्रीय नेशनल फिल्म अवार्ड भी दिया गया, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना लेटेस्ट जो दिया है वाहिदा रहमान को दिया गया है। इसके अलावा जो है आप देखेंगे 2018 में अमिताभ बच्चन को मिल गया है, 2019 में रजनीकांत को मिला है, फिर रजनीकांत को 2021 में मिला है। आशा पारेख को भी जो आप देखेंगे 2020 में मिला है, 2022 में आप देखेंगे तो आशा पारेख को जो है एक बार और मिला है। फिर आप देखेंगे 2022 वाला भी रेखा जी को भी मिला है। इस प्रकार आप देखेंगे, इस प्रकार जो है गुलजार जो है ये में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है मेरठ, लखनऊ, बुलंदशहर, गोरखपुर। तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की बात करें तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय जो है लखनऊ में स्थित है। और 14 जून जो है सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कुछ कुत्ते हैं वो पढ़ने नहीं देते हैं। तो हम लोग कहाँ थे कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का जो है कहाँ स्थित है, तो उसका मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में है। इसे कब स्थापित किया गया था, इसे स्थापित किया था 14 जून जो है 1989 को। ठीक है, फिर देखिए अब मुख्यालय से कितना क्वेश्चन पूछा गया, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की ही बात कर रहा है। तो 25 पूछा गया, केंद्रीय औषध एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। तो आप देखेंगे केंद्रीय औषध अनुसंधान जो है वो भी कहाँ है, लखनऊ में ही स्थित है। फिर इसमें पूछा गया उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिला में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आप देखेंगे मेरठ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। तो अगर आपने जो है ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर आपने देखा होगा भारत का, तो उसमें देखिए एक तो है हिमालयी नदियाँ, ठीक है, और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो आप इसमें जो है काली मृदा पाई जाती है, इसमें जो है जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। तो लगभग जो उपजाऊ जमीन है वो क्या है, जलोढ़ मृदा है। तो इसमें जो है जलोढ़ मृदा सही हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में आपको दिया गया है, डाटा आपको देख लेना है। इसकी बात हम कर ही चुके हैं। एक डाटा जो है एनसीईआरटी से यहाँ पे दिया गया है, वो भी आपको देख लेना है। अब इसमें देखिए करंट अफेयर आपको दिया गया है। करंट अफेयर लेटेस्ट है, अभी जो कुछ दिन पहले जो है नेशनल फिल्म अवार्ड हुआ था, उसमें बेस्ट फिल्म किसे रॉकेटरी को दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर जो है निखिल महाजन, ठीक है, गोदावरी को। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट किसे दिया गया, आर को। ठीक है, इस पर बेस्ट एक्टर जो है आलू अर्जुन और पुष्पा को दिया गया। ठीक है, जिसे पुष्पा के नाम। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, ठीक है, गंगूबाई के किरदार के लिए काठियावाड़ी। कृति सेनन को मिमी के लिए दिया गया। तो ये भी आपको ध्यान। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर जो है पंकज त्रिपाठी को मिमी के लिए दिया गया।
ठीक है, ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा दिया गया एक इंदिरा गांधी अवार्ड दिया गया है बेस्ट डेब्यूटी फिल्म ऑफ डायरेक्टर, तो ठीक है, ये भी नाम आपको ध्यान, विष्णु मोहन और मिप्टियान। ठीक है, ये भी आपको बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इशू, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको दे दिया है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और बेस्ट फ़िल्म हिंदी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु जितनी भी जो है हमारे भारत में फ़िल्में बनती हैं, उनमें बेस्ट फ़िल्म कौन किसके लिए दिया गया है, इन सब चीज़ों को आपको देख लेना है। अब बात करेंगे यूपी में स्थित। लखनऊ में कौन-कौन संस्थान स्थित है, उनके बारे में दिया गया है। अन्य शहर में जो लखनऊ जो यूपी में ही हैं, उनमें कौन-कौन से संस्थान स्थित है, ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं, इसको भी आपको देख लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं। 28 में क्या पूछा है, साधारणतः औरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है तंबाकू खेत में, धान के खेत में, चना खेत में, गेहूं खेत में। तो बात कर रहा है कि एक है औरोबैंकी खरपतवार यानी इन्वेजिव स्पीसीज है। ठीक है, बाहर से आई हुई जो है स्पीसीज है। इसमें कह रहा है कि किस में पाया जाता है, तो इसमें देखेंगे गेहूं के खेत में पाया जाता है। एक सेकंड। तो और बैंक खरपतवार कहाँ पाया जाता है, ये टमाटर, बैगन, तंबाकू और आलू, सरसों, इन सब चीजों में पाया जाता है। इस प्रकार इसमें तंबाकू जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है उड़द के दाल में, मटर के दाल में, अरहर के दाने में, सोयाबीन के दाने में। तो आप देखेंगे इसके पहले बार 2013 में जो हमने लेक्चर दिया था उसमें बताया था कि सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है वो पाई जाती है अरहर के दाल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, किसी फर्म की चल लागत पूंजी में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं है, बीज, सिंचाई जाल, उर्वरक, भूमि राजस्व। आपको बताना है कि किसी फर्म की चल लागत पूंजी में यानी कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में क्या शामिल नहीं है। तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, बासमती चावल की रुपाई हो तो उपयुक्त बीज की दर क्या है। तो आप देखेंगे ये जो बीज की दर इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, एक आध तो पूछ लेंगे। तो भारतीय कृषि अनुसंधान ने बताया है कि बासमती चावल की रुपाई में देखेंगे प्रति हेक्टेयर जो है 45 से 50 किलोग्राम जो है प्रति हेक्टेयर यूज किया जाता है, और इसको पकने में जो है 130 से 135 दिन लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 32 मुद्रा के अवमूल्यन यानी मुद्रा का मूल्य ह्रास का परिणाम क्या होता है। देश में आयातों और निर्यातों को बढ़ना, देश में आयात निर्यात का घटना, ऑप्शन सी देश में निर्यातों का बढ़ना, आयातों का घटना, ऑप्शन डी देश में आयातों का बढ़ना, निर्यातों का घटना। तो आप बताइए मूल्य मूल्य ह्रास का परिणाम क्या होता है, या मूल्य का मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में आपको समझना हो कि जब आपके गुड्स यानी जो आपकी जरूरत की चीजें हैं वो महंगी हो जाए। ठीक है, आपको जो है 1 किलो प्याज के लिए जो है पहले आप जो है मान लीजिए 25 रुपए देते थे, अब उसी 1 किलो प्याज के लिए आपको जो है मान लीजिए 100 रुपए देने पड़े हो। तो क्या हो गया कि वैल्यूएशन जो है कम हो गई है, महंगाई आ गई है। तो इसमें क्या होता है कि डॉलर का मूल्य जो है बढ़ जाता है, रुपए का मूल्य घट जाता है, क्योंकि भारत जो है लगभग चीजें क्या करता है, आयात करता है। फूड से तेल हुआ, खाद्य तेल हुआ, ये सब क्या करता है, बाहर से आयात करता है। तो जब महंगाई बढ़ जाए इसे क्या कहते हैं, मुद्रा का अवमूल्यन हो गया है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना। इससे क्या होता है, इससे जो है देश में जो है निर्यात को बढ़ावा मिलता है, आयात घट जाता है। क्योंकि अगर निर्यात इसलिए बढ़ता है, निर्यात इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हमारा मूल रुपया कमजोर है, तो लोग जो है कम पैसा लेके आएंगे, ज्यादा सामान लेके जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, इसमें पूछा है 31 मार्च 2015 तक निम्नलिखित में किस एनबीएफसी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंक खोलने का लाइसेंस दे दिया गया है। रिलायंस कैपिटल, बजाज कैपिटल, आईएफसीआई, आईडीएफसी। तो इसमें देखेंगे वर्तमान में जो है लेटेस्ट में आप देखेंगे तो आईडीएफसी को जो है लाइसेंस दिया गया है व्यापारिक बैंक खोलने का। ठीक है, तो ये बात हो गई कि आरबीआई ने अभी हाल ही में जो है आईडीएफसी को लाइसेंस दिया। नंबर 34 की बात करें, इसने क्या पूछा है, इसमें पूछा है भारत में लॉन्ग टर्म राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री ने की थी। वीपी सिंह, पी चिदम्बरम, मनमोहन सिंह, यशवंत सिंह। तो भारत में जो लॉन्ग टर्म जो है फिजिकल पॉलिसी की घोषणा वीपी सिंह की सरकार में, या वीपी सिंह जो है फाइनेंस मिनिस्टर थे उनके सरकार में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए मूल्य ह्रास का समग्र अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ता है, अगर किसी मूल्य जैसे रुपया का जो अवमूल्यन हो गया उसका क्या पड़ेगा। तो रुपया कमजोर होने से चालू खाता घाटा बढ़ जाएगा। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी जैसी स्थिति आ जाती है।
अब मुद्रा के अगर अवमूल्यन हो रहा है यानी वैल्यूएशन बढ़ रहा है, रुपए का मूल्य बढ़ रहा है और अवमूल्यन हो रहा है, दोनों में जो है क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसको आपको देख लेना है। इसके अलावा आप देखेंगे तो इसमें दिखा है भारतीय मूल्य का अगर अवमूल्यन हो रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी $1 के लिए जो है आपको इतने सारे रुपए आपको एक्सचेंज में देने पड़ेंगे। ठीक है, यानी $1 का मूल्य सपोज जो है 82 रुपये चल रहा होगा या चल रहा है, और अगर तो क्या हुआ, रुपए का अवमूल्यन हो गया। ठीक है, इसके जो कुछ सकारात्मक प्रभाव होते हैं, तो इसमें जो है भारत के निर्यात को बढ़ावा जो है देना चाहिए, लेकिन अनिश्चितता होती है, कमजोर वैश्विक मांग का माहौल जो है बाहरी रूप से क्या होता है, मूल्य में गिरावट आ जाती है, निर्यात जो है परिवर्तित नहीं होता, जरूरी नहीं निर्यात बढ़े। ठीक है, और मूल्यन से जरूरी नहीं निर्यात बढ़े, और फैक्टर भी काम करते हैं। नकारात्मक प्रभाव देखेंगे तो भारत में खाद्य तेल जो है ये शीर्ष आयात हम लोग बाहर से मंगाते हैं, उससे क्या होता है, फूड जो है इन्फ्लेशन जो है बढ़ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में देखें, 35 में क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा क्या है प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट कर। यानी डायरेक्ट कर वो कर होता है जो हम किसी इंडिविजुअल से लेते हैं, इंडिविजुअल हो गया। ठीक है, अब इस इंडिविजुअल में कौन कौन से कर शामिल होते हैं, जैसे हो गया, बात करें इनकम टैक्स होगा, कॉर्पोरेट टैक्स होगा, कैपिटल गेन टैक्स होगा, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या 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 है, ये सब डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो इसमें जो है आप देखेंगे तो कस्टम ड्यूटी हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स में देते हैं, तो इसमें जो है कैपिटल गेन टैक्स, अगर ऑप्शन डी जो है इसमें जो है क्या डायरेक्ट टैक्स है। इसके बाद एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स जो है ये सब क्या इनडायरेक्ट टैक्स है, ये भी चीज आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए, आपको किस राज्य सरकार ने व्यापार का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है, यानी किस राज्य सरकार के व्यापार का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है, नागालैंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर, असम। तो ये जिस टाइम ऑप्शन पूछा गया था उस टाइम आप देखेंगे तो उस टाइम जो है जम्मू कश्मीर राज्य का संचालन आरबीआई नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 37 में से पूछा, भारत में किसने आमदनी पर जो है टैक्स की शुरुआत की थी, सर चार्ल्स वुड, जेम्स विल्सन, लॉर्ड मैकल, विलियम स्टोन्स। तो आप देखेंगे कि डायरेक्ट टैक्स की शुरुआत जो है आप देखेंगे तो किसने की थी, तो डायरेक्ट टैक्स की शुरुआत 1860 में देश में पहला बजट पेश किया गया था, और उसमें कहा गया था कि 200 रुपये की जिनका वार्षिक आय है उन पर टैक्स से छूट दी जाएगी, उससे ज़्यादा है तो उनसे जो है डायरेक्ट टैक्स यानी आमदनी पर टैक्स लिया जाएगा, तो वो थे जेम्स विल्सन। नंबर 38 इसमें पूछा, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेचुटी भुगतान की अधिकतम सीमा क्या है, 3 लाख, 10 लाख, 7.5 लाख, 10.50 यानी 10.5 लाख। तो आपको बताना है पेमेंट एंड ग्रेचुटी एक्ट 1972 के तहत क्या सीमा है। अभी वर्तमान में 7वां वेतन आयोग लागू हुआ, उसके बाद जो ग्रेचुटी की सीमा कर दी गई है, अधिकतम सीमा वो 20 लाख कर दी गई है। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये सीमा थी 10 लाख रुपए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, तो पैन कार्ड सबके पास होगा यानी परमानेंट अकाउंट। ठीक है, नंबर सबके पास होगा, तो उसमें जो है 10 नंबर होते हैं। तो प्रारंभ में 5 अंग्रेजी अक्षर होते हैं जैसे AFZPK, और उसके बाद इसमें होते हैं 7190, ये न्यूमेरिक नंबर, फिर के होता है। अब इसे पूछा पी क्या दर्शाता है, इसमें पी जो दर्शाता है वो पर्सनल आइडेंटिटी दर्शाता है यानी व्यक्तिगत चीज दर्शाता है। एफ जो है फर्म का नाम दर्शाता है। ठीक है, एच अगर लिखा होगा तो वहां पर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का नाम दर्शाता है, इसमें जो है पर्सनल हो जाएगा। 40 क्वेश्चन में क्या पूछा है, जैसे पर 2011 में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन निम्नलिखित में किसकी सिफारिश पर स्थापित किए गए, मालेगाम समिति, कोईपोरिया समिति, रंगराजन समिति, बैंकिंग रिफॉर्म समिति। तो आप देखेंगे 2011 में जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन स्थापित किए गए थे, संस्थाएं, वो मालेगाम समिति की सिफारिश पर स्थापित किए गए थे। अब नेक्स्ट पूछा है कि 41 में प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्नलिखित में क्या सत्य है, दुर्घटना बीमा सीमा दिए गए हैं, जीवन बीमा। प्रधानमंत्री जनधन योजना में आपको जो है दुर्घटना बीमा भी मिलता है, जीवन बीमा भी मिलता है, तो उसमें क्या सही है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना में आप देखेंगे जीवन बीमा जो मिलता है 30,000 रुपये मिलता है, और दुर्घटना बीमा जो है 1 लाख रुपए मिलता है, जिसमें ऑप्शन ए जो है सही है। अब इसमें डायरेक्ट टैक्स की बात की गई है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स में देखिए ये चीज़ें आती हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में यहाँ पर जीएसटी, वैट, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल टैक्स। ठीक है, यहाँ पर पैन नंबर की डिटेल दी गई है, तो आप देखेंगे ए का अर्थ आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, ये जो नंबर है 3 नंबर वो क्या है, रैंडम जो है अल्फ़ाबेटिक सीरीज होती है, ए से जेड तक
कोई भी चीज़ हो सकती है। फिर 1 2 3 4 ये क्या होता है, सीक्वेंशियल नंबर होता है, ठीक है। और इसमें देखा फर्स्ट लेटर ऑफ द अप्लीकेंट सरनेम होता है। यहाँ पर जैसे अगर आप किसी भी कास्ट का आप सरनेम जो होगा वो यहाँ पर होगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। प्रधानमंत्री जनधन योजना में आप देखेंगे लाइफ इंश्योरेंस जो है 30,000 का दिया जाता है। जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट ओपन किया जाता है, इसमें रुपए क्रेडिट कार्ड भी दिया जाता है। यूनिवर्सल एक्सेस बैंकिंग फैसिलिटी भी दी जाती है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो है 1 लाख तक दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात कैसे पूछा है, भारत में प्रभावित साक्षरता दर गणना की जाती है कुल जनसंख्या से, बच्चों की जनसंख्या से, वयस्कों की जनसंख्या, 7 वर्ष के उम्र के ऊपर की जनसंख्या थे। तो आपको बताना है कि भारत में जो है प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। आपको इसमें बताना कौन सा ऑप्शन सही है। तो 1991 की जनगणना, उससे पहले की बात करें तो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ उसमें अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन 2011 की बात करेंगे या उसके बाद की बात करें तो 7 वर्ष के ऊपर के जो जनसंख्या है उसमें जो है प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। और टोटल अगर बात करें तो 2011 में पुरुष कितने साक्षर हैं तो 74.04%। महिला कितनी है, महिला आप देखेंगे 65.46% है। और भारत में ऐसा कौन सा राज्य जिसकी साक्षरता सबसे ज़्यादा है, तो केरल जो है सबसे ज़्यादा साक्षर है। और यूटी में देखेंगे तो लक्षद्वीप जो है सबसे ज़्यादा साक्षर देश है। सबसे कम साक्षरता आप देखेंगे तो बिहार में सबसे कम साक्षरता है 63.82। नंबर 43 की बात कैसे पूछा, निम्नलिखित किस कार्य से इकोसिस्टम संतुलन बिगड़ता है। तो ये क्वेश्चन जो है आप देखेंगे ये 2013 में आप देखेंगे ट्रिब्यूट हुआ। 2013 का क्वेश्चन देखिए तो आप देख रहे होंगे 2013 14 15 की बात करें या 16 की बात करें, कई सारे क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। बस पूछने का तरीका 2015 2013 में पूछा था नंबर 105 में, निम्न में से कौन सा इकोसिस्टम संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है। वनों को काटना, जल वर्षा जल प्रबंधन, वन रोपण, जैव मंडल भंडार, इसमें ऑप्शन सी सही था। इसने पूछा निम्न में किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है, लकड़ी का काटना, सामाजिक वानिकी, वनो महोत्सव और वन रोपण। तो इसमें जो इकोसिस्टम डिसबैलेंस होता है, अगर आप वन को काटेंगे तो उससे क्या होगा, इकोसिस्टम डिसबैलेंस होगा। सामाजिक वानिकी में जो है वनों को लगाया जाता है तो सोशल फॉरेस्ट्री की जाती है, तो इससे जो है बिगड़ेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 44, ह्यूमस उदाहरण है मृदा संरचना का, क्रिस्टलाइज का, जैविक कोलाइड का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप जो है जब सॉइल फॉर्मेशन पढ़ते होंगे, सॉइल फॉर्मेशन में आपको बताया जाता होगा कि मृदा की उर्वरता जो है ह्यूमस की मात्रा से निर्धारित होती है, ठीक है। ह्यूमस मतलब मृदा का रंग जितना गाढ़ा होगा ह्यूमस की मात्रा उतनी ज़्यादा होगी, मिट्टी जो है उतनी उर्वर होगी। और ह्यूमस और कुछ नहीं जो है वहाँ पर देखेंगे जैविक जो पदार्थ हैं वो सड़ गल कर जो है मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो इसमें जो है ह्यूमस का संबंध किससे है, ऑप्शन है मृदा की संरचना के। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, शुष्कता दशा संदर्भित करता है निम्न ताप से उच्च वाष्पन से, निम्न आर्द्रता से अति उच्च तापमान से। तो आप देखेंगे अगर बात करें जहाँ पर अति उच्च तापमान रहेगा यानी भूमध्य रेखीय जलवायु दशा में आप देखेंगे वहां पर तापमान ज्यादा रहेगा, ठीक है। वर्षा भी ज्यादा होती है, ठीक है। दोपहर के बाद तड़ी झंझा के साथ वर्षा होती है, वहां पर आर्द्रता क्या होगी, उच्च होगी, ठीक है। उच्च वाष्पन में वही निम्न ताप देखेंगे। तो इसमें शुष्कता की दशा पूछ रहा है, तो शुष्कता की दशा जो है जहाँ पर क्या होती है, निम्न आर्द्रता होती है, ठीक है, ह्यूमिडिटी कम होती है, वहां पर आप देखेंगे तो वहां पर शुष्कता की दशा जो है पाया, ऐसा जो है कोल्ड रीजन में आपको देखने को मिलेगा। 46 की बात करें, पारिस्थितिकी इकोसिस्टम निम्नलिखित के बीच संबंधों का अध्ययन बताता है। यानी अगर आपको इकोसिस्टम की परिभाषा याद हो तो आप बता सकते हैं कि इकोसिस्टम जो है निम्नलिखित में से किसके बीच के अध्ययन को बताता है। तो आप देखेंगे इकोसिस्टम की परिभाषा में तो उसमें क्या कहा जाता है, जैविक और अजैविकों के जो है संबंधों को जो है क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं, परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। तो उसमें क्या होते हैं, जीव होते हैं और वातावरण, उनको मिलाकर जो है इकोसिस्टम का रिलेशन देखते हैं हम। नंबर 47 पूछा है, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है सघन वर्षा से, वन नाश करके, वन रोपण से, अतिचारण से। तो अगर आप ज़्यादा एक्सेस जो चराई करेंगे तो मृदा इरोजन होगा। वन रोपण से रोका जा सकता है, ये बात सही है। सघन वर्षा से, ये सघन वर्षा करेंगे इरोजन में ज़्यादा होगा। वन को नाश करेंगे तब भी इरोजन, इसमें ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 बात करते हैं, इसमें पूछा लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में किस जिले के साथ जो है नहीं लगती, बलिया, हरदोई, उन्नाव, बाराबंकी। तो आप देखेंगे बलिया बात करेंगे, बलिया एकदम जो है बिहार के पास है। लखनऊ लखनऊ से जो लगी सीमा है बाराबंकी हो गया, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, ये सब क्या है, ये सब जो है
लखनऊ से लगता है, लेकिन बलिया तो एकदम अलग हो जाएगा, इसमें ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 से देखो, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? ऑप्शन ए उन्नत किस्म के बीज का बढ़ता प्रयोग, ऑप्शन बी कृषि सेवा केंद्रों का विकास, ऑप्शन सी कृषि साख सुविधा किसान क्रेडिट कार्ड योजना। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक जिम्मेदार है। इसमें जो हाई यील्ड वैरायटी जो हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उसके कारण जो है कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए सबसे उपयुक्त ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 में देखेंगे, 50 में क्या पूछा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 31.8%, 30.8%, 32.2%, 31.2%। तो आप देखेंगे 2011 की जनगणना की बात करें तो शहरी जनसंख्या की बात करें तो शहरी जनसंख्या लगभग 31.16% है, और वहीं रूरल जनसंख्या की बात करें तो 68.64% है। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे जो अप्रॉक्स अंतर होगा, जो अप्रॉक्स आंसर होगा उसमें जो है ऑप्शन ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात 51 पूछा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न शहरों में मेट्रो रेल चलाने का निर्णय किया, उस सूची में निम्नलिखित शहरों में किसका स्थान नहीं है? कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी। तो ये 2015 में क्वेश्चन बना है। वर्तमान में देखेंगे तो ये चारों शहर शामिल है। ठीक है, गोरखपुर में चलाया जाना है, प्रयागराज में, वाराणसी, मेरठ, आगरा, कानपुर, इसके अलावा गाजियाबाद में चल रहा है, नोएडा में चल रहा है, लखनऊ में चल रहा है। ठीक है, सारे शहर शामिल किए जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये चारों शहर जो है लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा गोरखपुर भी शामिल है, ठीक है, मेरठ भी शामिल है, आगरा भी शामिल है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है, भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, एमपी। ये क्वेश्चन जो है 2013 में आया है। ठीक है, थोड़ा घुमा कर पूछा है लेकिन क्वेश्चन यही है। तो भारत में कोयला का सर्वाधिक उत्पादन आप देखेंगे, वैसे तो किस किस जगह आप देखेंगे झारखंड आप चले जाइए, सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन आप कहाँ देखेंगे? सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन आप देखेंगे झारखंड में। पहले स्थान पर क्या है? झारखंड है। भारत में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन झारखंड, और वैसे विश्व स्तर पर चीन, दूसरा यूएसए। ठीक है, भारत की बात करें सबसे पहले झारखंड, दूसरे बात उड़ीसा, ठीक है, ये दूसरे नंबर पे है। तीसरे पर आप जाएंगे तो छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर छत्तीसगढ़। चौथे नंबर पर आप जाएंगे तो चौथे नंबर पर आपको मिल जाएगा वेस्ट बंगाल। पांचवें नंबर पर आप जाएंगे तो पांचवें नंबर पर आपको मिलेगा एमपी। तो इस प्रकार इसमें आप देखेंगे इसके हिसाब से जो है ऑप्शन बी जो है सही है, उड़ीसा। यहाँ पर लखनऊ का मैप है, इससे जुड़े हुए शहर दिए गए, यहाँ पर यूपी का मैप है। ठीक है, इसके अलावा यूपी के बारे में आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी गई, इसको आपको पढ़ लेना, यूपी में कौन कौन सी जातियाँ पाई गई हैं जनगणना के अनुसार। ठीक है, और इसके अलावा हिस्ट्री की बात इसमें की गई है, इसको भी आपको देख लेना, कौन कौन सी परियोजना चल रही है। तो वीडियो पॉज करके पीडीएफ से आप लोग जरूर देख लीजिएगा, आपको यूपी स्पेशल इसमें से तैयार हो जाएगा, जो चीज़ जरूरी है। अब कोल्ड रिजर्व के बारे में जैसे हमने 2013 वाले क्वेश्चन में कराया था, वही सेम ग्राफ आपको यहाँ पे दिया है। वर्ल्ड लेवल पर इंडिया चाइना, चाइना, इंडिया, यूएसए है, और अगर भारत की बात करें तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, एमपी है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, 53 में पूछा है, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है पहले नंबर पर एशिया है, दूसरा पूछा है दूसरा महाद्वीप जो है अफ्रीका है। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा, अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो आप देखेंगे अरावली रेंज का विस्तार आप देखेंगे दिल्ली के जो है रायसीना हिल से चले जाइए। ठीक है, लगभग 670 किलोमीटर का एरिया है, तो वहाँ से देखेंगे तो दिल्ली, साउथर्न हरियाणा, राजस्थान, अहमदाबाद होता हुआ ये इसका विस्तार है, तो इसमें जो है राजस्थान शामिल है, ऑप्शन ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, इसमें कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती? गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। अब इसमें देखिए एलिमिनेट कर दीजिए, नर्मदा तो डेल्टा बनाती नहीं, ठीक है, एस्चुरी बनाती है, ठीक है, अरब सागर में जाकर करती है। ताप्ती भी ये एस्चुरी बनाती है, ये भी अरब सागर में जाकर करती है। ठीक है, अब बचा जो है गोदावरी और महानदी। तो इसमें देखिए गोदावरी जो है ये जो है उड़ीसा में नहीं बहती। ठीक है, क्या आप देखेंगे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होते हुए बहती है, तो इसमें जो है ऑप्शन हो जाएगा महानदी। महानदी डेल्टा जो है उड़ीसा में बनता है। बेतवा नदी मिलती है गंगा से, ब्रह्मपुत्र से, यमुना से, सोन से। तो बेतवा जो है, बेतवा, केन जो है ये सब क्या है? यमुना की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी नहीं है। गंगा की सहायक नदी कौन सी है? सोन। ठीक है, अमरकंटक हिल से निकलती है।
57 की बात करें, निम्नलिखित में किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है, यानी ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट का विस्तार अधिक है? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और दक्षिण अमेरिका। तो ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट आप देखेंगे तो एशिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 58 में पूछा है, मैक्सिको का सबसे बड़ा उत्पादक है सोने का, जस्ता का, तांबा का, चांदी का। अगर मैक्सिको जो है बात करें, सबसे ज़्यादा तेल वगैरह तो होता ही है, लेकिन सबसे बड़ा उत्पादक की बात करें तो गोल्ड का सबसे बड़ा उत्पादक है। गोल्ड जो है 35.3% जो है, उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है सिल्वर का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, 59 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? शिकागो, डेट्रॉयट, बफेलो, डुलुथ। तो आपको बताना है कौन सा नगर इसमें जो है, शिकागो, बफेलो, डेट्रॉयट, डुलुथ। तो सुपीरियर लेक पर स्थित है। तो आप देखेंगे सुपीरियर लेक पर जो है, यहाँ पर मोटो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, डुलुथ, डुलुथ स्थित। यहाँ पर देखिए गोदावरी आप देखेंगे, गोदावरी आप देखेंगे तो ये ड्रेनेज विस्तार है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, यानी इसकी ट्रिब्यूटरी आकर मिलती है। तो उड़ीसा यहाँ है, उड़ीसा में आप देखेंगे, उड़ीसा में ये महानदी डेल्टा। ये इसके अलावा कृष्णा नदी, कावेरी की बात दी गई, इसको आपको देख लेना है। गंगा रिवर की बात करें तो गंगा की सहायक यमुना रिवर है, यमुना में देखिए ये बेतवा है। ठीक है, यहाँ बेतवा नदी जो है यमुना की सहायक है। इसके अलावा आप देखेंगे चंबल, चंबल भी जाकर यहाँ पर यमुना से मिलता है। अमरकंटक से सोन रिवर जाकर जो है बिहार में पटना के पास गंगा से मिलता है। ये आपको देख लेना। अब देखिए बात करते हैं लेक सुपीरियर की, बात करते हैं लेक सुपीरियर। देखिए डुलुथ यहाँ पर है मिनेसोटा प्रांत में। मिशिगन में ये भी ऑटोमोबाइल मियावाकी। ठीक है, क्लीवलैंड जो है लेक इरी पर। डेट्रॉयट आप देखेंगे तो लेक इरी के किनारे स्थित है। और ठीक है, बुफेलो जो कर दिया था उसमें, ये भी लेक इरी के किनारे स्थित है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना वर्ल्ड लेवल पर, ये इंपॉर्टेंट चीज़। और लेक सुपीरियर जो है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वैसे पूछा जाए सब विश्व की सबसे बड़ी झील पूछा जाए तो कैस्पियन सी आपको बताना है। वैसे ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की बात किया है तो देखिए ग्रीन रंग से सबसे ज़्यादा विस्तार आप देखेंगे तो एशिया महाद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, इसमें क्या पूछा है। 60 में पूछा है, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर यानी HBJ गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में किस प्राधिकार द्वारा निर्मित की? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी गेल, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कंपनी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। तो आपको बताना है कि हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निम्नलिखित किस प्राधिकार द्वारा निर्मित की गई? आप देखेंगे ये पाइपलाइन जो है 1986 में जो है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित की गई थी। ठीक है, और ये पूरी गैस पाइपलाइन आप देखेंगे यूपी में स्थित है। अभी आगे मैप हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, इसमें पूछा निम्नलिखित में कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचाना नहीं जाता? इसके पहले वाला जब 2013 वाला सॉल्व करवाया था उसमें हमने कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका एक्स्ट्रा डाटा हमने आपको दिया था। मैंने कहा था ये डाटा कहीं ना कहीं काम आएगा। मैं आपको जो भी चीज़ दे रहा हूँ फालतू नहीं दे रहा हूँ भाई, अगर क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैं दे रहा हूँ। आप उसको एक दो बार देखेंगे, आप इस बार ROR में पूछा, अगली बार UPSC में, UPPCS में, कहीं भी एग्जाम में पूछ लेगा। अगर आपको सिर्फ ROR ही देना पूरी लाइफ तो ROR के लिए देखिए टू द पॉइंट। ठीक है, एनालिसिस करिए लेकिन उससे जुड़े हुए तथ्यों को देखते चलिए। थोड़ा सा बोरिंग लगेगा लेकिन वही बोरिंग आपको काम देगा। बहरहाल, जैसे इलायची की बात की थी तो इसमें पता है राज्य में इलायची के उत्पादन के लिए पहचाना ये नहीं जाता, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा। तो इसमें देखेंगे उड़ीसा जो है वो चावल के लिए जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में जो है इलायची होती है। 62 की बात करें, भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? ठीक है, तो 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के किनारे हैं। अभी आपको आगे मैप दिखाएंगे। ऑप्शन नंबर 63 पूछा है, सारगैसो समुद्र की विशिष्टता है, यानी सारगैसो सी जो है वहां पर आप देखें अति ठंडी पानी होता है, अति गर्म पानी होता है, अत्यधिक लवड़ी पानी होता है, विशिष्ट समुद्री वनस्पति होती है। तो वहां पर जो है आप देखेंगे वहां पर जो है इक्वेटोरियल जो है हॉट करंट और उधर से जो है वार्म कोल्ड करंट आकर मिलती तो एक गायर बनता है। और गायर में आप देखेंगे प्रकार की घास, समुद्री घास पाई है, प्लैंकटन है। इसे क्या कहते हैं? सारगैसो घास कहते हैं, सारगैसो सी कहते हैं। समुद्री वनस्पति एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई एग्जाम में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 864 की बात करें, निम्नलिखित झीलों में कौन से एक विश्व धरोहर स्थल है? बोल्विया रेड लेगून, डोमिनिका बाइलिंग झील, चीन की 5 ईयर झील, क्रोशिया लिप्टिव झील। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन डी जो है क्रोशिया में एक है ट्रिप्टिस झील। तो ये जो है
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्थित है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। और ये झील कब शामिल की गई थी? 1979 में यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल की। 65 की बात करें, 65 पूछा है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? अब देखिए, इसके बारे में मैंने अगले वाले क्लास में बताया था, और बाकायदा हमने ऑथेंटिक रिसोर्स से डाटा भी आपको दिया था। लेकिन कुछ लोगों को लगा कि ये सब जो है बकवास है, ठीक है, पूरी क्लास भी नहीं देखते। मेहनत तो हम पूरी करते हैं, सामने वाला मेहनत नहीं करना चाहता, उसमें हम क्या करें? तो भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो नारियल का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो है कर्नाटका, पहले नंबर पर। अब इसमें केरल जो है तीसरे नंबर पर है, तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, और जहां तक आंध्र प्रदेश की बात है वो चौथे स्थान पर है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना, कर्नाटका नारियल उत्पादन में पहले स्थान पर है। अब ये है एचवीजी पाइपलाइन, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए कार्डमम हिल्स के बारे में, यहाँ पर दो डाटा, यही सेम डाटा हमने दिया था। फिर इसके अलावा आप देखिए, एक डाटा इसमें नहीं पूछा है, ठीक है, लौंग के उत्पादन में नहीं पूछा, हो सकता है आगे वाले में पूछ ले। लौंग सबसे पहले तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, अदर है। ये भी चीज़ें आपको देखनी है। फिर यहाँ पर देखिए, आप देखें काली मिर्च के बारे में नहीं पूछा, हो सकता है आगे पूछ लिया जाए, आपकी मर्जी, आपको देखना हो तो देखिए। अब इसमें देखिए 9 राज्य हमने बताया। तो गुजरात पहला, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा आप देखेंगे तो कर्नाटका, पांचवा केरला, छठा तमिलनाडु, सातवां जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आठवां आप उड़ जाए उड़ीसा, नौवां हो जाएगा इसमें कलकत्ता। तो इसमें देखेंगे तो 9 राज्य जो है समुद्री सीमा साझा करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का जो है ज्योग्राफिकल विस्तार आप देखेंगे, तो अक्षांशीय विस्तार आप देखेंगे 4 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री जो है 6 मिनट जो है, ये पूरा अक्षांशीय विस्तार। और ये पूरा जो है आप देखेंगे भारत जो है पूरा नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थित है। देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट स्थित है। अब इसमें कुछ इसी मैप में आपको कुछ फैक्ट दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन आप देखना नहीं चाहते। तो आप देखिए, आप देखें पूर्वोत्तर जो एरिया है, सबसे पूर्वोत्तर एरिया भारत का कौन सा? किबुथु शहर है, किबुथु जगह है, गांव है। इसके अलावा आप देखेंगे एक है गुहार मोती शहर, ये गुजरात में है, सबसे पश्चिमोत्तर प्रांत में है, ठीक है। ये चीज़ें आपको, इंदिरा कॉल जो है सबसे उत्तरोत्तर पॉइंट है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। अगर टोटल जमीनी सीमा की लंबाई पूछा जाए तो 15,200 किलोमीटर है। समुद्र तट की लंबाई पूछा जाए तो 75,17 किलोमीटर है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। भारत का क्षेत्रफल जो है कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। अब अगर और आपको जानकारी चाहिए तो आप देखेंगे पश्चिम से पूर्व से पश्चिमी विस्तार जो है 29-33 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है 32-14 किलोमीटर है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर मैं कुछ दे रहा हूँ तो उसको ध्यान से देखिए, आप उसमें से कुछ नया खोज सकते हैं। अगर हो सकता है इसमें कुछ मैंने बातें नहीं की हूँ, आप उसमें कुछ नया खोज सकते हो, सब चीज काम देगा। इसमें देखिए कोकोनट प्रोडक्शन का डाटा दिया गया है, मैं आपको देख लेना है, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, उसके अलावा भी और राज्य हैं। यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा कि चाय के उत्पादन में कौन कौन से राज्य शामिल है, उसमें नॉर्थ ईस्टर्न राज्य दे दिया और राज्य दे दिए। तो उसमें जो सबको पता था कि साउथ इंडियन राज्य शामिल होंगे, बाकी नॉर्थ ईस्टर्न तो पता नहीं था। तो इसमें सारा डाटा आपको देख के चलना है, कब क्या पूछ ले, कब मूड घूम जाए, किसको क्या पता। लार्जेस्ट लेक की बात करें तो इसमें देखिए हमने कैस्पियन सी पहला नंबर बताया था, सेकंड जो है लेक सुपीरियर है, ठीक है, तीसरे नंबर पर लेक विक्टोरिया है, चौथे नंबर पर लेक ह्यूरॉन है, और पांचवें नंबर पर लेक मिशिगन है। ये सब क्या है? फ्रेश वाटर लेक है। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, इसमें पूछा मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में किस झील से निकलती है? अब मीठी नदी किसी ने सुना नहीं, ठीक है। ऐसे में पूछा तुलसी झील, बिहार झील, पोवई झील है, तो ये तीनों मुंबई में, ये तीनों कहाँ है? मुंबई में स्थित है। तो मीठी नदी जो है इसमें जो है विहार झील से निकलती है। वैसे तीनों झील कहाँ है? वो मुंबई में स्थित है। बस ये जो जवई है, सॉरी पुवई झील है, ये क्या है? आर्टिफिशियल लेक है, यानी ह्यूमन द्वारा बनाई गई है। और ये सब क्या है? मीठे पानी की झील है। क्वेश्चन नंबर 67 की बात किसने पूछा? महात्मा गांधी की ऐतिहासिक प्रतिमा का अनावरण किस देश की संसद यानी पार्लियामेंट स्क्वायर में किया गया? जापान, यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन। तो ये किया गया ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर 68 में आप देखिए क्या पूछा है। 68 पूछा है टाइम्स की विश्व प्रतिष्ठित रैंकिंग 2015 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। तो एक
रैंकिंग निकलती है टाइम्स की विश्व प्रतिष्ठित रैंकिंग 2015 में निकला था, उसके अनुसार आप देखेंगे तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है टॉप पर थी। 2024 में निकला है रैंकिंग, उसमें आप देखेंगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो है पहले पर, उसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी, ये सब कहाँ है, यूएसए की है। ऑक्सफोर्ड कहाँ की है, ऑक्सफोर्ड जो है यूएसए की है। तो 2015 में सबसे पहले हार्वर्ड था, अभी क्या है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ये यूके की यूनिवर्सिटी है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इन्होंने पूछा है कि नैना नाम से नया शहर निम्नलिखित हवाई अड्डों में से किसके पास स्थापित किया जाएगा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे नैना स्मार्ट सिटी जो है आप देखेंगे कहाँ, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 70, इसमें सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम फैसले के अनुसार AFT, ठीक है, यानी सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हम लोग जो है अगले बार देखेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस आंसर में। बहुत सारे निर्णय 2015 में आए थे, उसके बाद भी निर्णय आए हैं, ठीक है। इस प्रकार जो है इसका आंसर हम अगली बार देखेंगे, कंपेयर कर लेंगे क्या फाइनली क्या निर्णय आया है उसमें कंपेयर कर लेंगे, तो आपको बताएंगे। तो इस प्रकार हमारा जो है 70 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये टॉप 10 यूनिवर्सिटी रैंकिंग है 2015 में, और ये 2024 की रैंकिंग है, ये चीज़ें आपको देख लेनी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट जो है 71 से 140 तक।